कि क्लास बच्चों की अदम दस्तयाबी के बायस नहीं हो पाई, मतलब सुबह में एक क्लास थी वो नहीं हुई, फिर एक और क्लास थी उसमें 2 बच्चे आए हुए थे। तो इस वक्त जितनी एनरोलमेंट्स हैं उन्होंने कहा जी उसका कोई 20%, 15%, 10% क्लासों में नज़र आ रहे हैं। जी जी। तो हम सोच रहे थे कि अल्लाह करे हमें जो है ना वो कंपनी लॉ में थोड़े से कुछ, मतलब कम से कम 3-4 लोग नज़र आ जाएं तो ज़रा कार्रवाई शुरू हो जाए, लेकिन तादाद थोड़ी सी मुनासिब उसमें है। क्योंकि बी लॉ में तो ये होता है ना कि वो बच्चे बिल्कुल स्टार्ट के हैं, जो स्टार्ट वाले बच्चे होते हैं वो ज़रा ज़्यादा सीरियस होते हैं या ज़्यादा जज्बाती होते हैं, या उनको अभी तक समझ नहीं आई होती कि अगर क्लास छोड़ भी दें तो ऐसा क्या। वो अच्छे बच्चे होते हैं, जैसे जैसे आप बुज़ुर्ग होते चले जाते हैं वैसे वैसे आप जो है ना वो क्लासें छोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि इस वक्त क्लास में एक मुनासिब तादाद में लोग जो है वो आना शुरू हो गए। इस वक्त इस क्लास में 2 तरह के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। एक वो स्टूडेंट जो कि पीछे से नेचुरली चले आ रहे थे, उन्होंने अभी ग्रुप ए की 1-2 पेपर दिए थे, 2-3 पेपर दिए थे, और अब वो ग्रुप बी के पेपर्स उठा रहे हैं या ग्रुप ए और ग्रुप बी की मिक्सिंग कर रहे हैं। दूसरे वो स्टूडेंट हो सकते हैं जो पीआरसी से फ्री होके आए और उनको किसी ने कहा कि यार खाली बी लॉ जब देना ही है तुमने तो एक काम करो सी लॉ भी दे दो, बी लॉ सी लॉ इकट्ठे हो जाएंगे तो तुम आने वाले एक बड़े जन का मुकाबला कर लोगे। तो इस टाइम पे मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ पे बिगिनर्स भी होंगे और यहाँ पे वो लोग भी होंगे जो पहले से चले आ रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं लेक्चर के दौरान जो है वो सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करूँ। तो शुरू करते हैं। ये वाले भाई साहब मैं हूँ। मैं कभी कभी कोट पैंट पहन के ज़रा ज़्यादा मोज़ेज़ दिखता हूँ। बहुत ज़्यादा पुरानी तस्वीर नहीं है, शायद 3-4 महीने या 2-3 आई कैप में भी रिसेंटली शायद गया था तो उस वक्त की तस्वीर है गालबन। तो ऑटम 2025 कंपनी लॉ जिसकी ओरिएंटेशन के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, इसका एक ब्लैक एंड वाइट वर्जन भी है। ऑटम 2025 जिसके साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है फेयरवेल अटेम्प्ट। इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि इस दफ़ा इंशाल्लाह फाइनली फेयरवेल अटेम्प्ट आ जाए। आई कैप एक नई स्कीम की बड़ी तेज़ी से कोशिशें कर रहा था और दिस वाज वेरी एंटिसिपेटेड कि नई स्कीम आए अगर गवर्नमेंट टाइम से अप्रूव कर दे। आपको पता है गवर्नमेंट के पास और बड़े सारे इस वक्त मसले हैं। बिजली महंगी कैसे की जाए, सड़कों को मज़ीद कैसे तोड़ सकते हैं, जो सड़क ताज़ा बनी है उसके नीचे सुई गैस का पाइप कैसे घुसाना है, तो वो इन सारे, और जो अपोजिशन वाले हैं उनको हमने किस तरह से जो है वो तकलीफ़ देनी है। तो इस दौरान जो है ना वो आई कैप बेचारा बहुत ही पीछे रह गया। तो गवर्नमेंट ने को बहुत ज़्यादा घास नहीं डाली हमें और हमारी जो स्कीम है वो टाइम से अप्रूव नहीं हुई, जिसकी वजह से आपको अभी पुरानी ही स्कीम के पेपर देने पड़ रहे हैं। ये शायद एक अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जिनका सीलो रहता है। 100 में से 50 नंबर लेना आसान होता है और 50 में से 25 नंबर लेना मुश्किल होता है। जिनका बी लॉ पास है नई स्कीम में, जब उन्होंने एंटर होना है तो उन्होंने देना है 50 नंबर का पेपर। और आई कैप का मूड स्विंग होते रहते हैं। आई कैप ना 100 नंबर के पेपर में क्या करता है, कभी मूड आए तो कंपनी लॉ का पोर्शन हैवी करके बिजनेस लॉ वाला लाइट कर देता है, कभी बिजनेस लॉ वाला हैवी करके सी लॉ वाला लाइट कर देता है। तो खुदा ना खास्ता आपका सी लॉ रहता है और आई कैप का मूड ये बने कि मैंने सी लॉ तगड़ा पूछना है। ये 50 में से 25 लेना मुश्किल क्यों है और 100 में से 50 लेना आसान क्यों है? ये क्या साइंस है? मार्जिन ज़्यादा हो जाता है। अगर एक सवाल फॉर एग्जांपल ऑन एवरेज 4 या 5 नंबर के पार्ट्स हैं, आपको 100 नंबर के पेपर में 4 पार्ट्स नहीं आते, यानी कि 20 नंबर का पेपर नहीं आता, तो 80 नंबर का पेपर आपको आता है। आप उस पर अच्छी स्ट्रगल करके आप पहुंच जाते हैं। 50 नंबर के पेपर में आपको मार्जिन ही नहीं है कि आपको ज़्यादा सवाल ना आते हो। ज़्यादा 1-2 पार्ट्स ना आते हो चलेगा, इससे ज़्यादा आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो 50 में से 25 नंबर लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। 100 में से आपके पास डिस्पोजेबल लूजेबल मार्क्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं, यानी कि अगर आपका 50 नंबर तक का भी हल्का पेपर होगा तो रिमेनिंग 50 आपको बचा लेता है। तो इसलिए जिनका सी लॉ रहता है, मैं उनको यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर उनका सी लॉ अभी तक उन्होंने नहीं दिया तो इस अटेम्प्ट में उठा के सी लॉ दे दें, ताकि एक दफ़ा वो उस नए वाले पेपर से जान छुड़ा ली जाए। तो इसलिए ये शायद एक मोस्ट प्रोबेबल फेयरवेल अटेम्प्ट बन जाए। अब ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट अगर 5-6 महीने तक भी सीरियस ना हुई तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब चांसेस यही हैं कि बस 1-2 महीने के अंदर अंदर कुछ ना कुछ खबर आ जाएगी और जो ऑटम 2025 के बाद वाली अटेम्प्ट होगी वो मोस्ट प्रोबेबली नई स्कीम के मुताबिक होगी। सिर्फ टाइम का थोड़ा सा फ़र्क है। वो थी 11:30 बजे और ये 12:30 बजे कंपनी लॉ की क्लास है। शायद टाइम टेबल में आपने वो थोड़ा सा ऊपर नीचे उसे देख लिया। इस वक्त कंपनी लॉ की है 12:30 और बी लॉ थी 11:30।
ऐसे ही है, मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत तो नहीं? ठीक है। तो लेकिन बहरहाल यूट्यूब पे शाम में वो जो उसकी ओरिएंटेशन है वो ज़रूर आ जाएगी, SBI की यूट्यूब पे। ठीक हो गया, तो हमारी तादाद 1 से कम हो गई। ठीक, आज पहले ईद के बाद जो है ना, हम डरते डरते, और अगर क्लासें बहुत आगे शिफ्ट करते तो फिर वो बड़ा ही अजीब सा हो जाता। और हमने सोचा आपने अच्छी खासी ईद की छुट्टियां तो मना ही ली होंगी। एक होता है ना कि बंदा पढ़ते पढ़ते बीच में ईद की छुट्टियों के लिए घर जाता है, एक बंदा था ही घर, तो अब तक घर वाले भी आवाज़ार हो चुके होते हैं। वो कहते हैं तुमने पढ़ना कोई नहीं होता, बस बहुत ईद मना ली, हो गया ईद का दिन हो गया, वो क्या वो ट्रो मरो, वो क्या ईद ट्रो मरो, इस तरह से वो करते हैं, पहला दिन ईद का, दूसरा दिन ईद का, तो बस ठीक है। वो अब वो कह रहे हैं कि ट्रो मरो, जाओ कॉलेज पहुंचो, जाके पढ़ना शुरू करो। तो कमती लॉ के बारे में बात करते हैं। कैसा सब्जेक्ट है ये? शॉर्ट सा सब्जेक्ट है, छोटा सा सब्जेक्ट। PRC 1 से लेके MSA 2 तक सबसे छोटा पेपर कमती लॉ है। ये हमारे CA का सबसे छोटा पेपर है। इससे छोटा राइटिंग वाला पेपर भी नहीं है। इकोनॉमिक्स भी इससे बड़ी है। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का सिलेबस भी इससे ज़्यादा है। तो ये बेचारा बहुत ही मासूम सा छोटा सा सब्जेक्ट है। चूंकि ये छोटा सब्जेक्ट है तो ICAP जो है ना वो उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो कहता है इतना छोटा सब्जेक्ट है, बच्चे आएंगे पेपर देंगे पास कर लेंगे, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो वो इसको पेपर में अचानक से टेक्निकल कर देते हैं। आप अच्छी भली तैयारी करके जाते हैं और पेपर में सवाल देख के समझ ही नहीं आ रहे होते, लेकिन जिनको सवाल समझ आ जाए जवाब बड़े सीधे होते हैं। तो इस पेपर में ज़्यादातर सवाल दिखने में लॉजिकल होते हैं, लेकिन सारे सवाल असल में लॉजिकल नहीं होते। उन्होंने आपको बड़ा ट्रिकी सी सिचुएशन में फंसाया होता है और एंड पे सीधी सीधी रिक्वायरमेंट आपसे पूछी होती है। तो थोड़ा सा सीलो के इश्यूज़ की बात करते हैं कि ओवरऑल सीलो में मेन इश्यूज़ क्या हैं। अगर हम आज की ओरिएंटेशन की बात करें तो हमारे ओरिएंटेशन में सीलो के इश्यूज़, पास्ट पेपर एनालिसिस पे बात करेंगे, सिलेबस आउटलाइन है, पेपर का क्या पैटर्न है, डिफरेंट टिप्स एंड टेक्निक्स, और ICAP के सवालों को हमने कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके ऊपर हल्की सी डिस्कशन है, और फिर एक दिन इसके ऊपर प्रॉपर सेशन है इंशाल्लाह। सीलो के मसले क्या हैं? कंसिडरिंग इट एन ईजी गेम। जैसे मैंने कहा सीलो कैसा है तो आवाज़ आई छोटा सा सब्जेक्ट है, बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है। ग्रुप बी का ज़्यादातर सबसे गंदा रिजल्ट सीलो का होता है। हालांकि ग्रुप बी में जिन सब्जेक्ट्स हैं, ऑडिट मौजूद है, R2 मौजूद है, MFA मौजूद है, बड़े बड़े तगड़े तगड़े हैवी सिलेबस के साथ, बट सीलो ज़्यादातर उनमें सबसे गंदे रिजल्ट वाला पेपर होता है। इसलिए कि लोगों ने ज़्यादा टाइम उन सब्जेक्ट को दिया होता है, और सीलो की जैसी बारी आई होती है तो फ़ौरन से एक आवाज़ आती है ये तो छोटा सा सब्जेक्ट है। तो ये इतना छोटा सा सब्जेक्ट है कि ये तवज्जो ही नहीं जाती इस तरफ। ये ऐसी है जैसे एक बच्चे का PRC क्लियर हो जाता है और पता लगता है जी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस फंस गया, QM पास हो गया, इंट्रो टू अकाउंटिंग पास हो गया, और इंट्रो टू बिजनेस जो है वो जो बेचारा किसी खाते में नहीं आता था सब्जेक्ट, वो फंस जाता है। तो ये कई दफ़ा आपकी क्वालिफिकेशन ख़राब करवा देता है। जो आखिरी ग्रुप बी की अटेम्प्ट दे रहे होते हैं उनका सीलो बीच में होता है। तो ये आसान है लेकिन इतना आसान नहीं है। जिसको समझ आ जाए और जिसको लिखना आता हो उसके लिए आसान है। तो पहले अपने आप को उस मेयार पे भी तो लेके आना है ना, कि जिसको समझ आता हो और जिसको लिखना आता हो। रिटेंशन और क्रैमिंग इस पेपर का काफ़ी मसला है। आप में से कुछ लोगों ने बीलो भी दिया होगा। बीलो में लॉजिक और क्रैमिंग की मिक्सिंग होती थी, यहाँ क्रैमिंग बहुत ज़्यादा है। सवाल देखने में तो टेढ़ा सा होता है, लेकिन जब क्रैक हो जाए तो उसने अल्टीमेटली आपसे 11-12 लाइनें पूछी होती हैं जो आपने अपनी रिटेंशन से लिखना है। तो यहाँ पर रट्टा बहुत बड़ी स्किल बन जाता है। आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है कि आप एक अच्छा तरीके से रट्टा वो करें। ICAP के सवाल कैसे अटेम्प्ट करें, ये एक मसला है। चूँकि आप न्यूमेरिकल पेपर्स के तो आदी होते हैं, थ्योरियों में अलग अलग तरह के सवाल किस तरह के उनको कैसे टैकल करना है, ये एक बड़ा यहाँ पे चैलेंज होता है। देन शॉर्टकट सिलेक्ट स्टडी, पहले छोटा सा पेपर है, ऊपर से कुछ सियाने सीनियर जो है वो आपको कहते हैं कि वो तुम चैप्टर 7 तो नहीं तैयार कर रहे, वो तो नहीं आना इस दफ़ा। वो फिर आपको एक जायचा दिखाते हैं, वो जायचा उन्होंने निकाला होता है जिसमें चैप्टर 7 हर एक अटैम्प्ट में आ रहा है और एक अटैम्प्ट में नहीं आ रहा। तो कहते हैं देखो इस जायचे के मुताबिक मुश्तरी इस वक्त मरीख के खाने में दाखिल हुआ है, तो चैप्टर 7 से इस दफ़ा सवाल नहीं आएगा। तो चैप्टर 7 करने का फ़ायदा नहीं है। आप छोड़ के चले जाते हैं, 16 नंबर का सवाल आ जाता है चैप्टर 7 से। ICAP तो ICAP है, उसने तो हमेशा तकलीफ देनी है। तो पहले छोटा सा सिलेबस है, उसके बाद जो शॉर्टकट लगाना शुरू कर देते हैं
वो प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। फिर सी लॉ के असल दुश्मन, इसके हैवी नेबर्स, इसके पड़ोसी बड़े भारी हैं। लोग क्या करते हैं, ग्रुप ए में पहले उठाते हैं FR1 टैक्स और बी लॉ। टिपिकली जो बहुत जज्बाती बच्चा होता है वो CM में साथ उठा लेता है, लेकिन एंड पे पेपर वो बी लॉ का ही देता है, क्योंकि उसे आखिरी 2 महीने पता लग जाता है कि CM में तो हो नहीं रहा। तो पहले 3 पेपर यानी कि FR1 टैक्स और बी लॉ देने के बाद अगली अटैम्प्ट या उससे अगली अटैम्प्ट में सी लॉ उठाया जाता है। अब सी लॉ सोचें किन किन सब्जेक्ट के साथ उठाया जाएगा। या इसके इर्द गिर्द होगा CM में R2, या इसके गिर्द होगा R2 ऑडिट, या इसके इर्द गिर्द होगा MFA ऑडिट। तो सी लॉ के इर्द गिर्द जो भी उठाएंगे वो भारी सब्जेक्ट होगा। तो सी लॉ ज़्यादातर 2 भारी सब्जेक्ट्स के साथ उठाया जाता है, जिसकी वजह से इस गरीब को टाइम नहीं मिलता और लोग फिर सी लॉ को सही से नहीं पढ़ पाते। तो छोटा सब्जेक्ट होने की वजह से ये इग्नोर हो जाता है कि छोटा सब्जेक्ट ऐसे कभी भी पढ़ लेंगे। हम एंड पे कई दफ़ा 10 दिन का क्रैश कोर्स करते हैं। कुछ बच्चे उस वक्त आके कहते हैं सर अगर सी लॉ अभी तक ना पढ़ो और अभी हम पढ़े तो हो जाएगा। मैं उनसे कहता हूँ खुदा के लिए इस वक्त कम से कम अभी भी पढ़ लो। फिर वो 6 दिन बाद आते हैं सर अगर पहले 5 दिन सही से ना पढ़ो और अब से पढ़ना शुरू कर दें। तो फिर मैं कहता हूँ हाथ बुलंद करो, मिलके फातिहा पढ़ते हैं, क्योंकि तुमने अगले 5 दिन भी नहीं पढ़ना। मतलब सी लॉ सब्जेक्ट ही ऐसा है कि ये जो है ना वो आपको भगाता है। अच्छा, लास्ट टाइम इस एंटिसिपेशन पे एक नई स्कीम आ रही है, हमने सी लॉ के जो बच्चे थे उठा के पढ़ा दिए। लास्ट टाइम प्री रिजल्ट, पोस्ट रिजल्ट, फास्ट ट्रैक, आई कैप, पता नहीं किस किस तरीके से कहाँ कितनी सी लॉ की क्लासेस दी कि सारे बच्चे साफ हो जाएं और अब सी लॉ का कोई ना बचा हुआ रहे। तो अब सी लॉ में वो लोग बच गए हैं जिन्होंने लास्ट टाइम भी सी लॉ नहीं दिया या लास्ट टाइम बी लॉ दे रहे थे, या वो लोग हैं जो बिगनर लेवल से आ रहे हैं। तो इस दफ़ा सी लॉ में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी तादाद भी होगी, तो शायद बस ये कमरा भर सके, हमें शायद हॉल में जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने इंतज़ामिया से कहा है कि जी सी लॉ की क्लास आपने यहाँ इस कमरे में रखनी है। जब बच्चे मुनासिब हैं तो फिर कम से कम हम फिर माइक वगैरह की ज़रूरत तो ना पड़े, हम ज़रा क्लोज इन्वायरमेंट में ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ें। तो ये एक बड़ा मज़ेदार सा सेशन होना है। मैंने भी जाते जाते अपने सारे चाह पूरे करने हैं सब्जेक्ट के। ये मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, इसलिए कि लॉ के साथ लोग मुझे एसोसिएट कर लेते हैं, और कम्पनी लॉ के साथ इसलिए एसोसिएट कर लेते हैं कि मैं फाइनल का कॉर्पोरेट लॉ जो है उसका एक टीचर माना जाता हूँ, और उसमें मेरी किताब भी सोर्स बुक के तौर पे चलती है। तो लोगों ने मेरे ऊपर लेबल लगाया हुआ है कि लॉ का टीचर, और लॉ में भी नहीं, ये कम्पनी लॉ का ज़्यादा टीचर है। तो बस वो, तो अब इस पेपर के ख़त्म होने से पहले चूँकि अब आगे जाके तो बिल्कुल कचरा हो जाएगा, ये बी लॉ के साथ जब मर्ज होगा तो लोग उस वक्त क्या करेंगे, किसी एक पोर्शन को ज़्यादा अच्छा तैयार कर लेंगे, किसी एक को हल्का। फिर आई कैप भी किसी एक पोर्शन को ज़्यादा टेढ़ा पूछ रहा होगा, किसी एक को हल्का। अब ये किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपकी सिलेक्शन और आई कैप की सिलेक्शन आपस में मैच हुई या नहीं हुई। तो मज़ा आएगा इस सेशन का। कोशिश ये होगी कि जितने भी लोग इस क्लास में एडमिशन ले चुके हुए हैं उन तमाम स्टूडेंट्स का ये पेपर पास हो जाए, तो इंशाल्लाह ताला। सिलेबस किस तरह से, सिलेबस 5 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। हालांकि चैप्टर 12 है, लेकिन उन्होंने सोचा कि ग्रेड ज़रा ज़्यादा बना देते हैं। 15 से 20 नंबर की ग्रेड, 20 से 25 नंबर की ग्रेड, 20 से 30 नंबर की ग्रेड, 15 से 20 नंबर की ग्रेड, 15 से 20। तो अगर आप देखें तो करीब की ग्रेड्स हैं, 3 15 से 20 नंबर की ग्रेड्स हैं और 2 थोड़ी सी बड़ी ग्रेड्स हैं। अगर इसको फर्दर एग्जामिन करने की कोशिश करें तो हमारे 12 चैप्टर्स यूँ ब्रेक हुए हुए हैं। ये 15 से 20 नंबर की ग्रेड्स हैं और ये 20 से 25 और 20 से 30 नंबर की 2 ग्रेड्स हैं। तो इसमें चैप्टर 1, 2, 5, 6, इसमें चैप्टर 9, 11 और चैप्टर 12, ये भी 15 से 20 नंबर की ग्रेड है, ये भी 15 से 20 नंबर की ग्रेड है, ये भी 15 से 20 नंबर की ग्रेड है। सवाल आपके पास, अगर आपके सामने ये 6 चैप्टर्स हों और आपसे मैं कहूँ कि बताएं आपकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी प्रेफरेंस क्या है, तो सबसे पहली प्रेफरेंस क्या होगी? एक चैप्टर तैयार करने से 15 से 20 नंबर खड़े होते हैं। फिर जब आप यहाँ जाएंगे ना, आप कहेंगे यार 4 हैं, इतनी दिक्कत करूँ, चलो इनमें से एक छोड़ देता हूँ, एक को थोड़ा सा तैयार कर लेता हूँ। सी लॉ के साथ ये होता है कि लोग हिसाब लगाते हैं कि मैंने पेपर पास करना है, मैंने PhD स्कॉलर तो बनना नहीं सब्जेक्ट का, तो उसमें से छोड़ना शुरू कर देते हैं। ये एनालिसिस इसलिए नहीं है कि आप सोच सकें कि क्या छोड़ना है, ये इसलिए है कि आपको पता हो कि मैंने क्या तो घोल के पी लेना है। यानी अगर इस साइड पे मुझे 6, 2 और 1 7 चैप्टर्स नज़र आ रहे हैं, तो 3 मैं घोल के पी लूँ और इनको रीजनेबल तैयार कर लूँ, ताकि इधर से जो सवाल आए वो तो ठकाठक शीशा प्रिंट जा रहा हो पेपर पे, और जो इधर से आए मैं रीजनेबली अटेम्प्ट कर लूँ।
तो इससे हमें फोकस ज़रूर पता लग जाता है कि हमने कहाँ ज़्यादा टाइम लगाना है और कहाँ कम टाइम लगाना है। अगर तरतीब ऐसे ना होती कि आपको पहले कंपनी और कंपनियों की रजिस्ट्रेशन समझाना मकसद ना होता, तो मेरी ख्वाहिश होती मैं पेपर यहाँ से शुरू करता पढ़ाना, पहले ये पढ़ते फिर ये पढ़ते फिर इधर आते। लेकिन प्रॉब्लम ये कि पहले हमें कंपनियों की बेस समझनी है, फिर हमें कंपनियाँ रजिस्टर कैसे होती हैं वो समझना है, उसके बाद हम आगे जाते हैं। तो उस वक्त भी जैसी मौका मिलेगा मैं यहाँ से इन ग्रिड्स की तरफ शिफ्ट कर रहूँगा। ये वाला सारा ग्रिड ख़त्म करने के बाद फिर हम उस वाली साइड पे जाएंगे जो बड़ी ग्रिड्स है। तो ये हमारा एक ओवरऑल सिलेबस का इस तरह से फैला हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकली देखूं तो 6 अटैम्प्ट्स का रिजल्ट अभी जो रिसेंट अटैम्प्ट हुई है वो इसमें शामिल नहीं की। ICAP ने कहा था 15 से 20% पूछेंगे, पहली दफ़ा जज्बाती हुआ, फिर 10 नंबर, 10.5, 17.5, 13, तो 15 से 20 के बजाय शायद 10 से 15 सोच के बैठे हुए हैं। तो यहाँ की जब मैं एवरेज निकालता हूँ तो 14% बनता है। और ये जो 15 से 20 नंबर की ग्रेड है, इसमें आप देखें 16, 28, 16, 12, 20, 22, एवरेज निकल रही है 19। और फिर जब इस अकेले को देखें 17, 18, 15, 15.5, 20, 18, एवरेज निकल रही है 17 की। ICAP खुद भी प्रमोट कर रहा है, ये 1 है और वेटेज भी ज़्यादा, ये 2 है और पूछ भी ज़्यादा रहा है, और ये 4 है और पूछ भी कम रहा है। तो वो टेक्निकली कहीं ना कहीं अच्छा। फिर क्या होता है, बीच बीच में 0 मिलते हैं, 2 अटैम्प्ट से नहीं आया तो लोग कहते हैं हाँ इस दफ़ा आएगा, फिर नहीं आएगा, फिर आएगा, फिर नहीं आएगा, फिर आएगा, फिर नहीं आएगा। मतलब इस तरह के कुछ वो प्लान बनाए होते हैं। कभी कहीं ना कहीं 0 आ रहा होता है। ICAP की मर्जी है किसी भी अटैम्प्ट में किसी भी तरीके से पेपर जैसे मर्जी पूछ ले, किसी चैप्टर से सवाल बनाए, किसी चैप्टर से सवाल ना बनाए। यहाँ एक बड़ी अजीब सी मैं अटैम्प्ट आपको दिखाता हूँ। कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं। 12 में से 3 चैप्टर पूछे ही नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं। इधर 2 से नहीं पूछे। और कोई आपको बड़ी अजीब सी अटेम्प्ट नजर आ रही हो? हाँ जी, स्प्रिंग 24, कोई सवाल नहीं। ये 1 का मतलब MCQ पूछा होगा, तो टेक्निकली प्रॉपर सवाल इधर से कोई नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं। तो मर्जी है। और ये हर दफ़ा चैप्टर सेम भी नहीं है, तो अब ये नहीं सोच सकते कि हाँ जी ये वाला चैप्टर तो कभी पूछते हैं कभी नहीं पूछते। अब ये देखें ना, ये 7 और 10 की ग्रेड है, तकरीबन कोई सवाल नहीं MCQ पूछा है, कोई सवाल नहीं MCQ पूछा है। तो 4 अटैम्प्ट में सवाल पूछे और 2 में सवाल नहीं पूछे। और इस चैप्टर पे अचानक सी जोश में आ गए 23 नंबर, 13 नंबर। ये अकेले चैप्टर से बहुत सबसे ज़्यादा सवाल पूछ लिए। तो वो क्या करते हैं, वो एक दफ़ा सिलेबस देखते हैं और बस वो थोड़ा सा ग्रिड का एहतराम करके स्प्रेड कर देते हैं। उनके मूड पे डिपेंड करता है किसी चैप्टर से। हो सकता है इन 4 में से एक ऐसी अटैम्प्ट आए कि एक चैप्टर से सवाल पूछा जाए, जैसे ये 8 नंबर का सवाल, 1 का मतलब MCQ पूछा होगा, तो 4 चैप्टर्स में से 3 से सवाल ही नहीं पूछे। मर्जी है। और लोग क्या सोच के गए हुए होंगे, कभी इसमें से कम सवाल आ रहे होंगे, उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम 6 नंबर का आया है तो इस दफ़ा नहीं आएगा, यहाँ से 1 को छोड़ के बाकियों को तैयार कर लिया होगा। तो उनकी अपनी मर्जी चल रही है, तो इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, एक कनेक्शन ज़रूर है, ये ज़रूर पता लग रहा है कि ज़्यादा क्या पूछ रहा है, कम क्या पूछ रहा है वो तो नहीं समझ आ रहा, लेकिन ज़्यादा क्या पूछ रहा है। वाइंडिंग अप हमेशा पूछेगा, ग्रिड बनी हुई है, लाजमी बात है। इस ग्रिड में अगर उसने 20 से 25 नंबर पूरे 2 चैप्टर्स में से करने हैं तो चैप्टर्स की बारी आएगी, और उसमें भी ये उसको बहुत पसंद है चैप्टर्स। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मार्क्स वाइज एनालाइज करूं तो बड़ा सरप्राइजिंग से रिजल्ट आते हैं। 4 ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से 61% पेपर आ रहा है। आप देखिए इसमें किसी अटेम्प्ट में उन्होंने कोई सवाल नहीं छोड़ा। फिर एक दरमियानी मॉडरेटली इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर्स हैं जहां से 21% आ रहा है, तो फिर 5 ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से मिला के 18% आ रहा है। तो अगर हम इस तरह से देखें तो फिर हमें समझ आती है कि हाँ भाई ये 4 तो वो वाले चैप्टर्स हैं जिनको हमने बहुत ही घोल के पी लेना है, इनको अच्छा रीजनेबल तैयार करना है, और इसमें हमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, हल्की फुल्की अगर क्रैमिंग थोड़ी बहुत कम ज़्यादा भी हुई तो ठीक है, कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। तो फोकस पता लग जाता है।
अभी ये बहुत अच्छे तरीके से शायद इतना नहीं समझ आएगा, थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, जब इन चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करेंगे तो समझ आएगा। ये किताब में भी मौजूद होगी एनालिसिस, ये आपसे शेयर भी हो रहा होगा, फिर ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ओरिएंटेशन शेयर हो जाएगी। अभी चूँकि ईद के फ़ौरन बाद का वो था, तो हम लोग भी मतलब कॉलेज भी ऑफ था, तो अब वो व्हाट्सएप ग्रुप की वर्किंग और वो सारा, फिर आप लोगों के पोर्टल क्रिएशन, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये 4-5 दिन जो है वो हम यूट्यूब पे भी साथ साथ शेयर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से भी स्नैप ले सकते हैं। और दूसरा, इसकी पूरी PDF जैसे ही हमारा ग्रुप प्रॉपर एक्टिव होता है तो उसमें वो PDF भी शेयर हो जाएगी जो हमारी ओरिएंटेशन है, और उसके अलावा जो किताब है उसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। डन। पेपर का पैटर्न, अगर आपने बीलो दिया हुआ है तो भी समझ लें, और नहीं दिया हुआ तो भी समझ लें। 15% MCQs और 85% सब्जेक्टिव टाइप। इस 85% की डिवीजन होती है 40 और 60। 40% नॉलेज बेस्ड और 60% एप्लीकेशन बेस्ड। नॉलेज बेस्ड का मतलब ICAP की नज़र में होता है 100% स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर रट्टे वाले सवाल। टू बी वेरी स्पेसिफिक, एग्जैक्टली 34 नंबर का इस दफ़ा का पेपर प्योर रट्टा था, जिसमें से 30 नंबर हर कोई ले सकता है अगर उसने याद किया वो। कितना मज़ा आएगा पेपर का फर्स्ट आर हो, आप वो 34 नंबर पकड़ें और उनको फड़कू के रख दें, और आपको हो कि 30 नंबर तो मेरे हो गए, अगले 2 घंटे में मैंने मिला के 20 नंबर कवर करने। और फिर वो जो 60% लॉजिकल है उसकी भी डिवीजन है, उसमें भी 2 तरह के सवाल होते हैं, कुछ प्रॉपर लॉजिकल होते हैं, कुछ को मैं कहता हूँ सीम्स लॉजिकल। इतना बड़ा सा सिनेरियो बना हुआ होता है, आप पूरा सिनेरियो पढ़ते हैं और एंड पे उन्होंने पूछा आपसे रट्टे वाली बात होती है। तो ये इसका पैटर्न है। देन सवाल मैंने आपको बताया, सवाल इसमें नॉर्मली 3 तरह के आते हैं। एक को हम कहते हैं प्योर नॉलेज बेस्ड सवाल, जिसको हमने उर्दू में लिखा रट्टे वाले सवाल। सीम्स लॉजिकल, ये दिखता लॉजिकल है मगर होता रट्टे वाला है। और वाकई लॉजिकल। पेपर में 30 से 40% वेटेज नॉलेज बेस की, 35 से 45% इसकी, और 20 से 25% इसकी। अगर कोई आपको बताएगा जी सीलॉ का पेपर इस दफ़ा बहुत हैवी आया है, तो उसमें जो प्रॉपर लॉजिकल सवाल होगा वो होगा 20, 22, 23 नंबर के। लेकिन कुछ ऐसे होंगे कि बड़े बड़े ब्लॉक नज़र आ रहे होंगे और आपको देख के लगेगा कि ओहो ये तो बड़ा तगड़ा सा सवाल है, लेकिन वो होगा सीधा सीधा सवाल। फॉर एग्जाम्पल ICAP ने एक दफ़ा एक सवाल था कि आपने बताना है, एक स्टेटमेंट होती है वाइंडिंग अप में बनती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उसके कंटेंट्स ICAP ने पूछते हैं, तो उसमें 7 लाइनें होती हैं। तो सवाल ICAP पूछ सकता था कि लिस्ट डाउन द कंटेंट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, पूछ सकता था ICAP ऐसे। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा जी एक इदारा है उसका नाम है CL, वो इदारा जो है वो वाइंडिंग अप के बारे में सोच रहा है। वाइंडिंग अप के लिए उन्होंने एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया, लिक्विडेटर का फलाना नाम है, वो इस तरह से आया है, वो अब कंपनी को आके चीज़ों को लेके चल रहा है। ये कंपनी वाले मशवरा लेने के लिए आपके पास आए हैं कि हमारे यहाँ एक लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया है, और वो अपॉइंट होने के बाद हम लोगों से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मांग रहा है, तो वो अब आपसे ये मशवरा करने आए हैं कि व्हाट आर द कॉन्टेंट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इतना मोटा पैरा, जिसको देखते साथ ही लोगों ने उसे छोड़ दिया कि ये तो पता नहीं अजीब सी बात होगी, आगे चलते हैं, कोई आसान सा सवाल ढूंढते हैं। ये होते हैं सीम्स लॉजिकल। सवाल ये था कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के कंटेंट बताएं, लेकिन उन्होंने एक पूरी सिचुएशन क्रिएट करके उसको ओवरली कम्प्लेक्स किया ताकि लोगों को लगे कि ये तो कोई बहुत भारी बात हो रही है। जिसको समझ होगी उसको वो सवाल भी समझ आ जाएगा और वो अपनी याददाश्त को कवर भी कर लेगा। तो इसमें 3 तरह के सवाल होते हैं। लकीली ये B-Law से ज़्यादा आसान है, क्योंकि B-Law में नॉलेज बेस सीम्स लॉजिकल ना होने के बराबर होते, तो उसमें ज़्यादातर लॉजिकल सवाल होते थे। तो B-Law वकीलों वाला पेपर था। साबित करो ये कॉन्ट्रैक्ट सही है या नहीं है, बताओ मिस्टर एडम को मिस्टर स्मिथ जो है वो उन्होंने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में जो ये ऑफ़र दी है वो ठीक थी या नहीं थी। और सीलॉ में क्या है, ज़्यादातर प्रोसीजर पूछते हैं, बताओ कंपनी रजिस्टर कैसे होती है, बताओ इस डॉक्यूमेंट के कंटेंट क्या होते हैं, बताओ उस चीज़ का प्रोसेस क्या होता है। तो B-Law में हम क्या करते थे, कई दफ़ा एक लेक्चर लेते थे और लेक्चर के बाद जब किताब में देखते थे तो हमने मुश्किल से 7-8 लाइनें पढ़ी होती थी। सीलॉ में एक लेक्चर देने के बाद किताब देखेंगे तो 2 सफ़े पढ़ लिए होंगे, जो कोई एक प्रोसेस होगा। तो सीलॉ डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा है, लॉजिकल कम है, और ये प्रैक्टिकल पेपर ज़्यादा है। B-Law में जो आप आधे लॉ पढ़ रहे थे वो तो पता नहीं ज़िंदगी में कभी काम आने या नहीं आने। C-Law वो चीज़ें हैं जो आपको इंडस्ट्री में भी काम आएंगी, जब आप जॉब कर रहे होंगे तो भी काम आएगा, क्योंकि ये सारे वो कानून होंगे जो कंपनियों से रिलेट करते हैं।
यानी हर चैप्टर का अपना एक मिजाज है। अगर मैं चैप्टर्स के नामों के हिसाब से बात करूं तो कंपनियां कितनी तरह की होती हैं और रजिस्टर कैसे होती हैं। कंपनियों के दो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। वो क्या है, उसमें क्या लिखा होता है, कंपनियों के शेयर कैपिटल के क्या रूल्स हैं, कंपनियां प्रोस्पेक्टस और बिजनेस स्टार्ट कैसे करती हैं और लोगों से पैसे कैसे मांगती हैं, कंपनियां अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट यानी डिविडेंड किस तरह से देती हैं, कंपनियां अपने अकाउंट्स और एनुअल रिटर्न किस तरह से बनाते हैं, कंपनियां अपनी वाइंडिंग अप कैसे करती हैं, कंपनियों में डायरेक्टर्स कैसे कंपनी को चलाते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव किस तरह से चलाते हैं, कंपनियों की मीटिंग्स किस तरह से होती हैं, मॉर्गेज एंड चार्जेस जिसका लोन से ताल्लुक है ये किस तरह से होता है, और कंपनियों की इन्वेस्टमेंट्स और इंटरेस्ट वगैरह के डिस्क्लोजर कैसे होते हैं। यानी कि हम पूरे सिलेबस में एक ही थीम लेके चल रहे हैं, कंपनियाँ क्या है, कंपनियों की कहानी। बीलो में क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो कहानी एक जैसी होती थी, पार्टनरशिप में जाते थे मिजाज बदल जाता था, नेगोशिएबल में जाते थे कुछ और बात हो जाती थी, फिर वो जो 6 लॉ थे छोटे छोटे से, हर लॉ की अपनी स्टोरी होती थी। इधर एक बात है, फोकस एक है कि मैं कंपनी में हूँ और उस कंपनी का निज़ाम कैसे चल रहा है। तो थ्रू आउट सारे चैप्टर्स कंपनी का निज़ाम चलाने पर हेल्प कर रहे हैं। तो ये बीलो की निस्बत समझना भी आसान है, याद करना भी आसान है, लेकिन यहाँ चूंकि क्रैमिंग की वेटेज ज़्यादा है तो इसलिए अब आपको याददाश्त वाली स्किल थोड़ी सी और ज़्यादा चाहिए। कर लेंगे। टिप्स एंड टेक्निक्स, अगर आपने बीलो पढ़ा है तो आपको अंदाज़ा होगा, और अगर बीलो नहीं भी पढ़ा तो मैं एक आइडिया दे दूँ। ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं मांगेगा, चूँकि ये सबसे छोटा सब्जेक्ट है और हमें को बहुत जल्दी नहीं है कि हमने सिलेबस 2 महीने में ख़त्म भी कर देना है। तो हम इसको रिलैक्स पैटर्न पे लेके चल रहे होंगे। मैं जितने भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता हूँ उसमें से ये 2 छोटे सब्जेक्ट्स हैं, ये मैं 5 डेज़ अ वीक का प्लान कर रहा होता हूँ। यानी सैटरडे आपका हमेशा यूनिवर्सली ऑफ डे होगा। क्यों? ताकि आप मंडे वाला टेस्ट तैयार कर सकें। तो खैर ये 5 डेज़ अ वीक में हम पढ़ेंगे। जब एक सब्जेक्ट भारी नहीं है तो क्या ज़रूरत है कि हम उसको खामखा बहुत ज़्यादा भारी बनाएं और उसको कवर करें। इस सब के बाद भी हम एक रीज़नेबल टाइम में इसका सिलेबस ख़त्म कर रहे होंगे। आपके भी बाकी सब्जेक्ट्स चल रहे होंगे, लेकिन सी लॉ एक अच्छे डिसेंट टाइम पे ख़त्म हो चुका होगा। 1-2 हफ्ते का ब्रेक लेंगे और फिर हम वो जो 10 दिन की रिवीजन क्लास टाइप की चीज़ है वो करेंगे और हम उसको दोबारा से सारा रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह। तो पैटर्न क्या होगा, हर दिन लेक्चर। सबसे पहले लेक्चर के 2 हिस्से होंगे, रीकैप और नेक्स्ट कंटेंट। पिछले दिन का रीकैप, हर अगले दिन मैं आके आपको कहूँगा हाँ याद करें कल हमने ये वाली बात पढ़ी थी, उसमें ऐसे 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 था, बीच बीच में कहीं किसी से पूछ लें आप ही बताएं उसमें क्या 2 बातें थी, अच्छा जी उसमें 3 बातें क्या थी। पिछले दिन का रीकैप कर रहे होंगे। इस दौरान आप पिछले दिन के सवाल भी पूछ रहे होंगे कि सर ये चीज़ क्या थी, ये किस तरह से था, ये किस तरह से था, जो कन्फ्यूजन हो। जब पिछला दिन हम अपना पूरा दफन कर चुके होंगे तो फिर हम आगे पढ़ाई शुरू करेंगे। यानी हमारा साइकिल एक दिन जो हमने पढ़ा है वो उस दिन साइकिल ख़त्म नहीं होगा, अगले दिन के सवालों के बाद। तो रीकैप के बाद हम अगला जो डिस्कशन है उसे पढ़ेंगे। तो तकरीबन हमें इफेक्टिवली 35 मिनट अ डे इफेक्टिवली हम पढ़ रहे होंगे। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर पढ़ेंगे तो फिर हमारा सिलेबस बहुत तेज़ी से कवर होना शुरू हो जाएगा। तो हम मुनासिब तरीके से हर डे उतना पढ़ेंगे जितना आप घर जाके रिवाइज भी कर सकें। नेक्स्ट क्या होगा, आप होमवर्क के तौर पे 2 काम करेंगे। एक तो पहले रिवाइज करेंगे 5 मिनट्स में। मैं पहले यहाँ आके बोर्ड पे तस्वीरें वगैरह बना के आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया और उसके बाद मैं कहूँगा आए जी देखते हैं किताब में क्या लिखा हुआ है, और किताब में जो लिखा हुआ होगा वो हम 100% क्लास में ही पढ़ लेंगे। जब आप घर जाके किताब देखेंगे तो वो तो वही चीज़ लिखी होगी जो हमने यहाँ देखी है। तो घर जाके आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे वो तेज़ी से देखने में कि हाँ भी हमने क्लास में ये पढ़ा था। फिर आप क्या करेंगे, आप राइटिंग करेंगे, रजिस्टर में राइटिंग करेंगे। 45 मिनट्स की एक्टिविटी। एक प्यारा सा रजिस्टर परचेज कर लिया, बुक शॉप पे गए, उनसे कहा जी मुझे 100-125 सफ़ों का एक रजिस्टर दे दें, और उस रजिस्टर पे कोई अकाउंटिंग नहीं करनी, उस पर सिर्फ एक काम करना है, लॉ नीट एंड क्लीन करके लिखना है। मैंने एक चीज़ पढ़ाई और आपको मैंने कहा लें जी किताब की हमने 1.5 सफ़ा पढ़ लिया। आप घर गए, पहले तो उसको तेज़ी से देखा, फिर किताब सामने रखी और रजिस्टर पे जो सामने लिखा हुआ है किताब में उसको नीट एंड क्लीन करके लिखा अपनी हैंड राइटिंग में। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप फोकस से पढ़ भी लेंगे। वरना क्या होगा, आपने जैसे 5 मिनट गुजारने आप कहेंगे अरे ये तो मुझे सारी चीज़ें आती हैं, चलो जी अब फन टाइम करते हैं।
और दोहरा नहीं पाएंगे। लेकिन लिखने से क्या होगा, आप एक दफ़ा उधर से देखेंगे, एक दफ़ा किताब रजिस्टर पे लिखेंगे, आंखों से गुजरेगा, दिमाग से गुजरेगा, और आप उसे लिखते 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 जब आप लिख के फारिग होंगे तो आधे से ज़्यादा आपके जहन में आ चुका होगा। और फिर जब आपने रिवाइज करना होगा तो मेरी किताब नहीं उठाएंगे, अपने हैंड राइटिंग वाला रजिस्टर उठाएंगे, उसी को देखेंगे। अपनी हैंड राइटिंग होगी, जल्दी से रिटेन होगा, जल्दी से आप दोहरा लेंगे। तो आपने ये लिखने वाला काम ज़रूर करना है। मैं आपको एक बात बताऊं, वो लोग जो शुरू से ही लिखने वाला काम नहीं करते, वो आखिरी दिन तक यही पूछते रहते हैं, सर सीलो याद कैसे करें। क्योंकि आपकी याद करने वाली स्किल ख़त्म हो गई है, एफएससी में होती थी, उसके बाद फिर आप पीआरसी को टकराए, फिर उसके बाद आपने ग्रुप ए के पेपर्स दिए, तो आहिस्ता आहिस्ता ना आप लॉजिकल ज़रा ज़्यादा हो गए और जो रट्टा मारने वाली स्किल है वो पीछे चली गई। तो इस वक्त उसको वापस लाने का तरीका ये है कि आप राइटिंग में रजिस्टर में चीज़ें लिखना शुरू कर दें। नोट्स नहीं बनाने हैं, मेरे नोट्स को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लें, और फिर उसको, क्योंकि अगर फर्दर इसको शॉर्ट किया, पहले ही छोटा सब्जेक्ट है, ऊपर से आपने भी बस कीवर्ड्स याद किए हुए हैं, तो फिर पेपर में आपको पास लिखने के लिए सेंटेंस भी नहीं होंगे पूरे। ये 50 मिनट अ डे की एक्टिविटी है घर जाके। सैटरडे वाला दिन एक रिकॉर्डेड वीडियो प्लस रिवीजन। मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों को सैटरडे वाले दिन एक वीडियो मिला करेगी। हमने पूरे हफ्ते जो पढ़ा है उसमें जो चैप्टर, जो चीज़ कवर हुई है, उसकी पास पेपर की डिस्कशन की वीडियो। आपने पूरा वीक चैप्टर पढ़ा, लिखा, समझा, अब आपने वीकेंड पे उसे रिवाइज करना है। आपने उसे रिवाइज किया, कैसे रिवाइज किया? अपने रजिस्टर से। अपने रजिस्टर से रिवाइज करके अब आपने देखना है पास पेपर के सवाल, और सवाल देख के देखना है कि क्या आपको समझ आ रहे हैं जो आपने ताज़ा रिवाइज किए है। जिस सवाल पे आप अटकें, ये वाली वीडियो ओपन कर लेनी है। इस वीडियो में मैंने 2009 से लेके अब तक के सारे सवालों के ऊपर डिस्कशन की हुई होगी। तो आप उस रेलेवेंट सवाल पे पहुंच के और देखिएगा कि जी मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ उसमें क्या है और आपकी अंडरस्टैंडिंग में क्या है। ये काम करना है सैटरडे को। सैटरडे वाले दिन क्लास नहीं है, लेकिन एक वर्चुअल क्लास प्लस आपकी अपनी रिवीजन। ये एक्टिविटी हार्डली होनी चाहिए 3 घंटे की। 4 दिन 50 मिनट पढ़ना है और 1 दिन 3 घंटे पढ़ना है। दिस इज ऑल जो आपसे एक्सपेक्टेड है। जब आप ये कर चुके होंगे तो फिर एक प्यारा सा टेस्ट आपका मुंतज़र होगा। आप टेस्ट देंगे, अनदेखे सवाल आपके सामने आएंगे, आप उन सवालों को करेंगे। उसका पैटर्न ऐसे ही होगा कि थोड़े से एमसीक्यू डाल दिए 3-4, कुछ क्रैमिंग वाले सवाल डाल दिए, कुछ लॉजिकल सवाल डाल दिए। 50 मिनट, 55 मिनट, 1 घंटे का टेस्ट बनाया, आपने टेस्ट दिया। द वेरी नेक्स्ट डे मैं सबसे पहले उस टेस्ट के सवालों को डिस्कस करूँगा, देखेंगे कि वो सवाल आपको क्यों नहीं समझ आए, और फिर हम आगे चलने की कोशिश करेंगे। तो इफ़ेक्टिवली आपसे पूरे हफ्ते में जो टाइम एक्सपेक्टेड है, क्लासेस प्लस आपकी अपनी तैयारी प्लस सब कुछ मिला के मुश्किल से 11 घंटे। पूरे एक हफ्ते में अपने कैफ के एक सब्जेक्ट को 11 घंटे तो दे देंगे। अगर नहीं देंगे तो अगले हफ्ते ये 30 घंटे बन जाएंगे। 11 और 11 22 नहीं बनेंगे। क्यों? एक सिटिंग में 50 मिनट 45 मिनट लिखना आसान है, लेकिन 2 दिन का जब इकट्ठा 1.5 घंटा लिखने बैठेंगे तो 1 घंटे बाद हाथ भी थक जाएगा, फिर दिल भी नहीं करेगा, फिर आवाज़ार भी होंगे, फिर नोटिफिकेशंस भी देखेंगे, और फिर वही लिखने में आपको 3 घंटे लग जाएंगे। जी, फ्राइडे वाले दिन की क्या टाइमिंग होगी? हम 15 मिनट पहले इसको ख़त्म कर लिया करेंगे। हम 1:15 पे क्लास क्लोज कर दिया करेंगे, ताकि अगेन ये डिपेंड करता है यहाँ आसपास डिफरेंट टाइम पे जो है वो जुम्मा हो रहा है। तो हमने ये देखा है कि जब 1:15 पे बच्चे फ्री हो जाएं तो वो कन्वीनियंटली पढ़ लेते हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक अगर हमें लगेगा कि ये टाइट हो रहा है तो हम इसको 1:10 पे ख़त्म कर लिया करेंगे। यानी हमने अपना जुम्मे का क्वेश्चन रखा हुआ है उसमें। तो ये फ्राइडे वाले दिन 1:10 या 1:15 पे क्लास ख़त्म हो जाया करेगी इंशाल्लाह। तो ये तो और 11:15 घंटे हो गए मुझे पूरे हफ्ते में आपने पढ़ना था। कुछ बात समझ आई? घबराए तो नहीं बैठे? सब्जेक्ट पास कर लेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में? नहीं करेंगे तो सबने बेइज्जत भी बड़ा करना है। ये फेल हो जाए तो बेइज्जती भी बड़ी होती है। इतना सा सब्जेक्ट, ये आसान सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन ये इतना आसान और इतना छोटा सब्जेक्ट है कि बहुत आराम से फेल हो जाता है, क्योंकि आप इसे पढ़ते ही नहीं। तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि 5-5 घंटे अकाउंटिंग के सवाल करें। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि घर जाके आपने सिर्फ 50 मिनट्स देने हैं।
अब आते हैं एक थोड़ी सी डिफरेंट डिस्कशन की तरफ, यानी कि मैंने आपसे कहा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस क्लास में दो तरह के लोग हैं। तो मेरे पास एक स्लाइड है जो मैं बीलो में डिस्कस करता हूँ, लेकिन शायद इस वक्त सीलो में भी डिस्कशन की ज़रूरत है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बिगिनर लेवल पे पीआरसी से आते साथ ही सीलो उठा लिया है। तो अगर आप ऐसे नहीं हैं और आप सीनियर स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आपको ये बातें सुन के थोड़ी सी अकल आ जाए, और अगर आप पहली दफ़ा कैफ का कोई पेपर देने लगे हैं तो अब थोड़ी सी एक डिस्कशन है। सीए में जितना सोच के आए थे ना कितना पढ़ना होता है, उसका आधा भी अगर पढ़ लें तो काफ़ी है। सोच के क्या आए थे? सीए में एंट्रेंस से पहले सबने डराया था, हैवी होता है, भारी होता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। तो बहुत पढ़ने को कहीं जहन में क्या डिफाइन किया था उस वक्त? पीआरसी के बाद नहीं, पहले सीए शुरू करने से पहले सोचा ही नहीं था। क्योंकि अगर सोचा होता तो इस चक्कर में पढ़ते ही ना, ये तो जो है ना ख़तरनाक हुआ है। कोई ऐसा जिसने सोचा था या सुना था? दिन रात पढ़ना पड़ता है, तो हर टाइम पढ़ना पड़ता है। जब जब ज़िंदगी में थोड़ा सा भी कोई लम्हे फारिग हो तो पढ़ना होता है। और अच्छा, सीए का मशवरा भी उस अकाउंटेंट ने जब अपनी पढ़ाई से फ्री होता था तो उस वक्त उसने आपको दिया था। तो इसका मतलब बहुत पढ़ना पड़ता है। अच्छा, फिर पीआरसी में आप आए और वो सारी बातें गलत हो गई। पीआरसी में एक दिन औसतन कितना पढ़ा? ठीक है, तो फिर भी कितना पढ़ना पड़ा? 2-3 घंटे। तो कैफ में 3-4 घंटे पढ़ना है बस। वो सब हवाई बातें हैं। वो जो 10-12 घंटे पढ़ने वाली पढ़ते हैं लोग, 18 घंटे भी पढ़ते हैं, क्योंकि वो साथ फेसबुक भी यूज़ कर रहे होते हैं, वो साथ अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे होते हैं, वो फर्म में जाने से पहले फर्म की रैंकिंग के बारे में भी सोच रहे होते हैं, वो ये भी सोच रहे होते हैं कि एआई जो है वो हमें खाने वाला है, वो ये भी सोच रहे होते हैं कि कुवैत की वीज़े आराम से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। वो दुनिया के हर मौजू के बारे में सोचते हैं सिवाय वो सब्जेक्ट जो वो कर रहे होते हैं। जब मीडिया इतना आज़ाद नहीं था और मीडिया इतना एक्सेसिबल नहीं था तो बच्चे उतना सोचते थे जितना उनकी कैपेसिटी, उनके वालिदैन जो उन्हें बताते थे और उनके उस्ताद जो उन्हें बताते थे कि ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, तुमने भी इतना वो करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि एक छोटे से बच्चे की एक्सेस में भी हर चीज़ है। अब अगर आप ये जानना चाहें कि पीएचडी कौन कौन सी फील्ड्स में हो सकती है तो आप 1 मिनट में गूगल से पता कर सकते हैं। आप अगर ये जानना चाहेंगे मेडिकल का एक स्टूडेंट दिन में कितनी देर पढ़ता है तो शायद आपको व्लॉग मिल जाए पूरे के पूरे, जिसमें आप उसको देख के मेस्मराइज होते रहेंगे जी इतनी देर पढ़ना होता है। तो प्रॉब्लम ये है, दुनिया को इस चीज़ का हमेशा से मसला रहा कि जो छोटे बच्चे हैं उनके हाथ में बड़ों वाली इन्फॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए। जब आप बड़े होते हैं फिर आप कैरियर के बारे में भी सोचते हैं। अब एक छोटा सा बच्चा बेचारा एफएससी में अपने कैरियर के बारे में परेशान है। भाई पहले वो पढ़ाई के बारे में परेशान हो कि मैं पढ़ाई किस तरफ करूँ, फिर उसके बाद कैरियर के बारे में परेशान हो। अब वो जी फलाना कैरियर के लोगों की नौकरियां आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं, ये सोच के एक बंदा एक फील्ड में घुसता ही नहीं। क्यों कम हो रही होती है? क्योंकि पहले लोग ज़्यादा कर रहे थे। फॉर एग्जांपल हमारे ज़माने में आईसीएस बहुत सारे लोगों ने करना शुरू कर दिया कंप्यूटर साइंसेज में कि जी कंप्यूटर का दौर चलने वाला है। इतने लोग आ गए कि उसकी पाकिस्तान में इतनी सीट्स नहीं थी तो आहिस्ता आहिस्ता डिमांड कम हो गई। तो लोगों ने ये सोच के कि अब इसकी डिमांड कम हो गई, ये करना छोड़ दिया। जिन्होंने उस वक्त किया आज करोड़ों कमा रहे हैं, क्योंकि वो बंदे ही बड़े कम हो गए जो आईसीएस कर रहे थे या जो कंप्यूटर में बीसीएस कर रहे थे, कंप्यूटर साइड पे जा रहे थे। अचानक से दुनिया में एंड्रॉयड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी और ये इतनी तेज़ी से आ गई, अब एक सीए का बंदा भी बैठ के सोच रहा होता है मैं आईटी की फलाना स्किल सीख लूँ, फलाना स्किल सीख लूँ। तो कोई भी चीज़ कभी भी ख़त्म नहीं होती, सिर्फ बुरे एक्सपीरियंसेस आपको सोशल मीडिया से मिलते हैं। डॉक्टर हमेशा वैलिड है, इंजीनियर हमेशा वैलिड है, लेकिन वो डॉक्टर जो मेहनत कर रहा है। एक ही बैच के 100 डॉक्टर निकलते हैं, उनमें से 5 बहुत सक्सेसफुल होते हैं, 2 साल तक उन्हें कोई काम नहीं मिलता, 5 पर्ची वाले डॉक्टर बन जाते हैं, 5 गवर्नमेंट में चले जाते हैं। तो हर किसी का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। एक ही बैच के होते हैं, एक ही तरह की टीचर से पढ़े होते हैं, एक ही तरह का जीपीए या जो भी क्राइटेरिया होता है मार्किंग का वो लेके गए होते हैं। फिर हर किसी का अपना अपना रूट होता है। किसी को समझ आता है कि मुझे स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाना चाहिए, वो बाहर जाता है, जॉब भी करता है, बर्तन शर्तन भी धोता है, वो होटलों में भी काम करता है और लेट आवर्स में पढ़ता भी है, और जब वो पाकिस्तान वापस आता है तो एक मोअज़्ज़ज़ तरीके से एंट्री देता है। तो एक ही बैच के अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस है। अब आप होगा ये कि आप वो जो 20 नाकाम डॉक्टर्स हैं उनको देख के सोचेंगे डॉक्टरी तो फारिग हो गई है,
जाने का फ़ायदा ही नहीं। उन 5 डॉक्टर्स को नहीं देखेंगे। यूट्यूबर तो वो 5 नज़र आ जाते हैं 10 लाख में से जो कामयाब है। वो तो हर बच्चे को ख्वाब लगना शुरू हो जाता है कि मैं यूट्यूबर होता तो आसान सी ज़िंदगी थी। वो 10,000 लोगों में से वो जो 5 कामयाब हुए वो नज़र आ रहे होते हैं, जो नाकाम हुए वो नज़र नहीं आते। तो यूट्यूब टाइप की फील्ड में कामयाब बंदों को देखते हैं, और जो प्रोफेशंस हैं उसमें नाकाम लोगों को देख के मायूस होते हैं। जी वकील को तो काम ही नहीं मिलता, वो तो बेचारा कचहरी के बाहर जूतियाँ चट खाता रह जाता है। फिर उधर भी देखें ना, वो ब्रांडेड वकील जो एक केस का 2.5 करोड़ ले रहा है। फिर डॉक्टर भी वो देखें जो एक ऑपरेशन का 40 लाख ले रहा है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी वो देखें जो क्लाइंट को एक असाइनमेंट करके देता है और उससे 1.5 करोड़ ले लेता है। तो ये सब भी आज के सोचने की बातें ही नहीं है। लेकिन जब सोशल मीडिया बीच में आता है तो क्या होता है कि आप वक्त से पहले, ज़रूरत से पहले बहुत कुछ जान रहे होते हैं। यानी आपको आज ही टेंशन शुरू हो जाती है कि मैं डिस्क्वालीफाई ना हो जाऊँ। ये सोच के आप पढ़ना ही कम कर देते हैं और आप डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अगर आप पहले दिन से आपको बताओ कि भाई मैं तो आज की आपकी क्या टेंशन है, मैंने इस 6 महीने में ये 3 पेपर पास करने, सिंपल। लेकिन अगर आप इस 6 महीने में ये सोचेंगे कि फर्गूसन कौन से मुल्कों में KPMG से बेहतर है और KPMG कौन से मुल्कों में EY को टारगेट टफ दे रही है, तो शायद वो आपके काम का मसला नहीं है। या इंसान मरीख के ऊपर जो है वो कब सोसाइटियाँ आबाद करना शुरू करेगा, वो हमारा मसला ही नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आज आपने आज पे फोकस करना है। 3 से 4 घंटे अ डे अगर आप पढ़ते हैं तो इतना काफ़ी होता है CA के हर लेवल के लिए। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मैं शुरू से लेकर एंड तक जगह जगह अवेलेबल हूँ और मैं हर तरह के स्टूडेंट्स को डील कर रहा होता हूँ। और मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स सही से पढ़ रहे होते हैं वो 3 से 4 घंटे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन 3 से 4 घंटे मोबाइल के बगैर पढ़ रहे होते हैं। आपने सुना होगा, मैं ये बात अक्सर रिपीट करता हूँ कि मोबाइल को अगर ऑफ़ करके चार्ज किया जाए तो उसकी बैटरी लाइफ बेहतर होती है, आपकी भी बेहतर होती है। अपने आप को ऑफ़ नहीं करना, मोबाइल को ऑफ़ करके चार्जिंग पे लगाएंगे, वो भी सुकून में आएगा, आप भी सुकून में आएंगे। सबसे आइडियल काम ये है, आप क्लासों से फारिग होते हैं, अभी आप जोश में होते हैं, घर जाते हैं, घर जाके खाना वगैरह खाया, वो शावर वगैरह लिया, हर किसी की अपनी रूटीन है, थोड़ा सा रिलैक्स हुए और सोचा यार मैं अभी बस जो काम वाली चीज़ है ना वो भी निपटा दूँ। उसी वक्त एक दफ़ा 3 से 4 घंटे कंसेक्टिव बैठ के अपने 2-3 सब्जेक्ट का जो जो उस दिन का काम है ख़त्म करके और शाम में आज़ाद अब ड्रामा देखें, 250 रील्स देखें, वो क्या होता है वो PUBG पे जा के लोगों को गोलियां मारें, ठीक है, वो क्या फायर, वो फ्री फायर, ठीक है, वो सारी आतंकवादी वाली जो है ना वो गेमिंग तो चलती हैं अब, तो जा के धमाके करें, पटाखे बजाएं, वो सारा वो करें, दोस्तों के साथ हैंग आउट करें, घूमें फिरें, बर्गर खाएं, बातें करें और ठीक है सोचते रहें कि दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सी स्किल ज़्यादा अच्छी हैं। लेकिन जब आप 3-4 घंटे पढ़ने बैठे थे तो ये सब नहीं कर रहे थे। उस वक्त फ़ोन ऑफ होकर चार्जिंग पे लगा हुआ था और आपके दोस्तों को पता था कि इसको दोपहर 3 से 6 बजे तक फॉर एग्जांपल छेड़ें तो ये बिल्कुल नहीं सुनता, ये उस वक्त घर से भी नहीं निकलता, ये अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ होता है। आपके घर वालों को भी पता होगा कि ये बच्चा जो है ना वो आपको 3 से 6 के दरमियान दही लेने नहीं भेजेंगे। जब आपने एक दफ़ा साबित कर दिया कि ये मेरा पढ़ने वाला टाइम है, उन्हें पता होगा कि ये इसके पढ़ने का टाइम है, इस दौरान इसे नहीं छेड़ना होता। उसके बाद जब आप अपनी उस दिन की पढ़ाई को फ्री करके शाम में आज़ाद हो गए ना, तो आपको इतना लाइट फील होगा कि फेसबुक इस्तेमाल करने का भी मज़ा आएगा, सोशल मीडिया पे भी अच्छा टाइम गुजर रहा होगा, रील देखते हुए कोई जहन में परेशानी नहीं होगी। वरना आप 200 रील्स देखेंगे और हर रील ऊपर करते हुए सोचेंगे कि बीलॉ का पिछला लिखने वाला रहता है, फिर अगली रील ऊपर करेंगे, फिर होगा ओहो कॉस्ट का सवाल भी रहता है। तो मैं ये कहता हूँ कि खुल के एंजॉय करें, सोशल मीडिया यूज़ करने से मना नहीं कर रहा, लेकिन उसको सही से करें, फोकस। 10 घंटे 10 के 10 घंटे पढ़ाई भी और सोशल मीडिया भी उससे बेहतर है कि 3 से 4 घंटे पढ़ाई और 6 से 7 घंटे सोशल मीडिया। फिल्म देखनी है भरपूर तरीके से देखें, मतलब फिल्म देखते हुए जहन में ये टेंशन ना हो कि मेरा कोई काम रहता है, तो फिर फिल्म भी मज़ा देगी। ड्रामा देख रहे हैं तो ड्रामा देख के अगली केस देखने का दिल करेगा, तो दिल में चोर नहीं आएगा कि हो मेरा तो काम रहता है, मैं अगली केस लगाऊं या ना लगाऊं। तो एक चीज़ अगर पहले दिन से आप सोच लें वो ये है कि आपने काम डिवाइड कर लेना है। आपने अगर आज डिवाइड कर लेंगे दिन के तो बहुत ईजी हो जाएंगे, वरना आप जेन्युइनली 10 घंटे तक पढ़ रहे होंगे और पढ़ाई कभी भी नहीं ख़त्म होगी। लेकिन अगर आप इस तरह से कर लेंगे घर जाके वेरी फर्स्ट प्रेफरेंस में उसी दिन का काम फर्स्ट हैंड निकाल के ईजी हो जाए, तो फिर रिलैक्स रहेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ उन लोगों से जो नमाज के आदी हैं। नमाज को अव्वल वक्त पे जब पढ़ लेने से जो सुकून मिलता है ना,
कि अभी टाइम हुआ, आपने फ़ौरन से पढ़ के अब आप जहनी तौर पे आज़ाद हैं, अब आप कुछ भी कर रहे हैं तो जहन में कोई बोझ नहीं है। और एक ये होता है कि नहीं वो मगरिब का टाइम दाखिल होने वाला है, मेरा तो अभी जो है वो असर रहती है, मेरा तो इस तरह से, वो एक बोझ है, पढ़ भी नहीं रहे होते, जहन पे एक बोझ भी होता है, गिल्टी के साथ बंदा ज़िंदगी गुजार रहा होता है और अक्सर मिस भी हो जाती है। लेकिन अगर आप फर्स्ट हैंड नमाज़ पढ़ लें तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ लोगों के लिए जो नमाज के आदी हैं, तो उसको रिलेट कर सकते हैं। सेम गोज़ विद पढ़ाई। आप फर्स्ट हैंड, जैसे ही आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में टाइम जोन मिले, आप पढ़ाई को पकड़ के साइड पे करते हैं, फिर आपको कोई बुरा नहीं लगेगा। फिर दोस्तों का जब प्लान होगा ना, यार हम घूमने जा रहे हैं, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि जी नहीं मेरे पास तो टाइम नहीं है। फिर पता क्या होगा, वो घूमने गए हुए होंगे, पढ़ाई आपसे फिर भी नहीं हो रही होगी, किताब सामने रख के सोच रहे होंगे सीए वाले की ज़िंदगी कोई नहीं है। वो देखो मेडिकल वाले दोस्त थे, वो निकल गए घूमने, वो इसलिए कि उन्होंने पढ़ लिया था। जान की हैरत होगी कि मेडिकल वाले हमसे ज़्यादा पढ़ते हैं, अनफॉर्चुनेटली इंजीनियरिंग वाले भी हमसे ज़्यादा पढ़ते हैं। और हम प्रोफेशनल एजुकेशन में ये सोच के आए थे कि हमने ज़्यादा पढ़ना है और हम नहीं पढ़ रहे, इसलिए कि हम 10 घंटे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और 10 घंटे में हम 3 घंटे वाला भी नहीं पढ़ रहे। तो बेस्ट क्या है, पढ़ाई अलग, और पढ़ाई को बाकी एक्टिविटी से अलग करने का सबसे आसान तरीका है मोबाइल ऑफ। एक दफ़ा लोगों को बुरा लगेगा, दो दफ़ा लोगों को बुरा लगेगा, फिर सब यूज्ड टू हो जाएंगे। किसी फैमिली मेम्बर ने भी मैसेज किया आपको और आपका वो मैसेज वो नॉट डिलीवर्ड आ रहा है या इस तरह से करके, तो एक दफ़ा परेशान होंगे, फिर शाम में कहेंगे बेटा खैरियत थी, वो मैसेज नहीं गया। आगे जी मैं उस वक्त पढ़ रहा था या मैं पढ़ रही थी, मोबाइल ऑफ करके चार्जिंग पे, हमारी टीचर ने कहा मोबाइल ऑफ करके चार्जिंग पे लगाएं, तो मोबाइल की भी लाइफ सेफ रहती है और हमें भी पढ़ने का ज़रा टाइम मिल जाता है। तो वो मैं इस टाइम पे पढ़ रही होती हूँ या पढ़ रहा होता हूँ, आप मुझे शाम में मैसेज कर लिया करें, आपका जो भी मैसेज आएगा मैं जैसे ही मोबाइल ऑन हो मैं सबसे पहले जवाब दे दूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता ना एक दो दफ़ा लोगों को उलझन सी आएगी, लेकिन उसके बाद वो यूज्ड टू हो जाएंगे कि ये इस बंदे की प्रेफरेंस है, इसने पढ़ाई को टाइम देना है। और जब आप सीए में आए हैं तो क्या आपकी प्रेफरेंस नहीं थी कि आपने एक प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करनी है? क्या सोच के आए थे सीए में, क्या सुन के आए थे सीए में? सीए करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या था जिसके लिए आए थे? पैसे। तो जब सब इतने कमर्शियल माइंडेड हैं तो बी प्रैक्टिकल। तो फिर आपके इर्द गिर्द वालों लोगों को भी पता लगना चाहिए कि ये कर ही वो रहा है जिसको पता है कि मैंने अपने कैरियर को बनाना है। जब अपने कैरियर को बनाना है तो क्या कैरियर बनाने के लिए दिन में आप अपने स्पेयर टाइम में 3 से 4 घंटे एलोकेट करके साइड पे नहीं रख सकते? जनरली सिर्फ 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन चाहिए, आपके इर्द गिर्द वाले सारे आपकी नई रूटीन के हिसाब से यूज्ड हो जाएंगे। और जो उलझ रहा होगा इस बात पे कि आप क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़ी मुझे तो हर वक्त टाइम चाहिए, उसने तो तबाह कर देना, पूरी ज़िंदगी खा जानी है। जो आज आपको 3-4 घंटे नहीं दे रहा, कल को आपने जब ऑफिस में 8-8, 10-10 घंटे काम करना होगा तो वो तो नहीं आपको काम करने देगा दोस्त। तो जो इस टाइम पे तकलीफ दे रहा है और जो आपकी इस वक्त 3-4 घंटे की प्रेफरेंस नहीं समझ रहा, बेहतर है कि आज ज़िंदगी में से वो माइनस हो जाए। आपके दोस्त फिल्टर हो जाएंगे। आपके अगर 12 अच्छे दोस्त हैं और उनमें से 3-4 को उलझन है कि ये क्या बात है कि तुम दोपहर में रिप्लाई नहीं कर रहे, तो ठीक है, अच्छा है, जो इतना पोजेसिव हो रहा है वो साइड पे ही हो जाए। सिर्फ वो दोस्तों जिनको पता हो कि इस बंदे का ज़िंदगी में एक मकसद है और ये अपने मकसद को पहला टाइम देगा। और ऐसा नहीं है कि हमें टाइम नहीं देगा, ये जैसे ही फारिग होगा सबसे पहले हमारे मैसेजेस को रिप्लाई करेगा, सबसे पहले हमसे बात करेगा। लेकिन उस वक्त बात करके भी मज़ा आएगा, फ़ोन कॉल करके भी मज़ा आएगा, मैसेज का रिप्लाई करके भी मज़ा आएगा, क्योंकि आप अगले मैसेज का जवाब भी दे सकेंगे। और नहीं तो मैसेज कर दिया, दोस्तों काउंटिंग एक सवाल शुरू कर लिया। अब टू हो मोबाइल की तो भी टेंशन, और ना हो तो और ज़्यादा टेंशन। अब बैठे हुए सोच रहे हो उसे बुरा लगा होगा, अच्छा दोबारा देख लेता हूँ डिलीवर हुए या नहीं, देखा 2 टिक लगे हुए, डिलीवर तो हो गया, पता नहीं क्यों नहीं रीड किया। अब फिर सवाल पे आए, 3 एडजस्टमेंट आगे गए, फिर मोबाइल उठा के, क्योंकि उसमें से आवाज़ ही नहीं आ रही। आवाज़ आए तो भी देखना है और आवाज़ ना आए तो और ज़्यादा देखना है। तो मैं अक्सर एक एक्टिविटी करवाता हूँ, मैं बच्चों से कहता हूँ कि आपने अपना टाइम ट्रैक वाली वो जो सेटिंग है एंड्रॉयड में वो जाके देखनी है। तो उसमें ये आ रहा होता है कि कौन सी ऐप ने आपका कितना टाइम लिया। तो नॉर्मली फेसबुक या व्हाट्सएप मिला के 7-8 घंटे या 10 घंटे शो कर रहा होता है। एक और फीचर होता है कि आपने उस ऐप के आइकन पे कितनी दफ़ा क्लिक किया। तो मैं कई दफ़ा बच्चों से एक्टिविटी कराता हूँ तो वो मुझे सरप्राइजिंग रिजल्ट बताते हैं। कोई कहता है सर 123। ये आपको सुन के मज़े का खेस लग रहा है, आप खामोशी से बंद कमरे में एक दफ़ा अपनी सेटिंग को ज़रा देखिएगा, तो हो सकता है आपको 100 से ज़्यादा दफ़ा नज़र आ रहा हो कि आपने क्लिक किया है उन ऐप्स पे।
इसका मतलब है दिन में 100 दफ़ा आपने अपने मोबाइल को कहीं ना कहीं से पकड़ के, जेब से, पर्स से, इधर उधर से पकड़ के निकाला है, उसको ओपन किया है, उसकी स्क्रीन ऑन की है, उसमें उस ऐप पे क्लिक किया, उस ऐप पे जाके कुछ ना कुछ टाइम लगाया, उसे बंद करके दोबारा साइड पे रखा, और ये एक्टिविटी आपने दिन में 100 से ज़्यादा दफ़ा की है, और फिर भी नहीं समझ आ रहा कि आपके टाइम में बरकत क्यों नहीं है। मत करें उसे बार बार। पढ़ाई से फारिग हो गए, लगातार 3 घंटे आराम से बैठे रहें फेसबुक पे, तंग आके आवाज़ार होके उठेंगे, फिर व्हाट्सएप पे टाइम लगाएं। अब तो आपके पास चैनल भी इतने हैं, पता वो स्नैपचैट भी होगा और वो इंस्टा भी होगा। 7 घंटे सिर्फ अनइंटरप्टेड अगर आप इन ऐप्स पे जाएंगे तो कभी ना कभी तो थकेंगे, नहीं तो बैटरी तो कम हो ही जाएगी। ये तो अल्लाह भला करे मोबाइल कंपनियों का जो अनलिमिटेड बैटरी वाले मोबाइल नहीं बनाते। ठीक हो गया, तो क्या ये बातें समझ आ रही हैं? तो इसके साथ ही हम तकरीबन एंड वाली स्लाइड की तरफ चलते हैं। कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी? मैंने आपको काफ़ी तकलीफ़ दी। कोई हमारे पैटर्न से रिलेटेड, हमारी अप्रोच से रिलेटेड, कितना पढ़ेंगे, सीलो कैसा सब्जेक्ट है, क्या टारगेट होगा, दरमियान में हम कोई मिड टर्म करेंगे या नहीं करेंगे? अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं या कभी रहे हैं या सुना है तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं सेशन के बीच में अचानक से ब्रेक लगाता हूँ, 1 हफ्ते के लिए लोगों को छुट्टी पे दे देता हूँ, और फिर 1 हफ्ते बाद जितना हमने उस वक्त तक पढ़ा होता है उसका एक बड़ा सा 3 घंटे का हम टेस्ट लेते हैं। हम ये एक्टिविटी सेशन एंड पे भी करते हैं, लेकिन तब तक बच्चे भाग चुके होते हैं। तो सेशन के बीच में हम एक दफ़ा ज़रा उन्हें आईना दिखाना चाह रहे होते हैं कि जब आपके ज़्यादा चैप्टर इकट्ठे आते हैं, वीकली टेस्ट पास करना आसान है, लेकिन इकट्ठे 10-11 या 7-8 चैप्टर्स इकट्ठे कवर करना वो मुश्किल होता है। तो हम दरमियान में एक मिड टर्म भी करेंगे इंशाल्लाह। ये सारी एक्टिविटी के बाद हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक हम अपनी बेसिकली क्लासेस से आज़ाद हो जाएं। फिर उसके बाद हम 2 हफ्ते का मार्जिन रखेंगे अपनी रिविजन्स का। विद रिवीजन हमारी कोशिश होगी कि अगस्त की 1-2 तारीख तक आए तो आए, उससे ज़्यादा आगे ना आए। 10 दिन में हम फुल फ्लैज, 10 भी नहीं, वो तकरीबन 12 दिन बनेंगे। 12 दिन में हम फुल फ्लैज पूरे सिलेबस को बड़ी तेज़ी से गो थ्रू करेंगे इंशाल्लाह। कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल? जी जी, क्या आईकेप की बुक और टीचर की बुक सेम होती है? ज़्यादातर टीचर्स क्या करते हैं, आईकेप की किताब ना बड़ी मज़े की होती है हमेशा। आईकेप की किताब लिखी होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, एक पैरा लिखा हुआ है, फिर उसको समझाने के लिए 2-3 एग्जांपल देते हैं, फिर एक अगला पैरा आता है, फिर उसको समझाने के लिए 2-3 एग्जांपल देते हैं। वो चलती है टीचर पैटर्न पे। फॉर एग्जांपल आईकेप में अगर 6000 बच्चे सीलो दे रहे हैं तो उनमें से 3000 बच्चे खुद से पढ़ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़े शहरों में नहीं होते। ऑनलाइन क्लासेस कई दफ़ा उन लोगों के लिए मुश्किल हो रही होती हैं, महंगी हो रही होती हैं, और उनका फोकस नहीं बन पा रहा होता। तो बहुत सारे लोग सेल्फ पे, फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं प्रोफेशनल होते हैं, वो जॉब करते करते थोड़ा सा हर दफ़ा 1-1, 2-2 पेपर दे रहे होते हैं सीए के। ऐसे लोगों के लिए आईकेप बनाता है अपनी किताबें, जिनके पास एक्सेस नहीं होती टीचर्स या इस तरह से। तो लोग वो किताब पढ़ते हैं, वो किताब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है, ये नहीं समझाएगी, एग्जाम्पल देगी, फिर अगली बात समझाएगी, फिर एग्जाम्पल देगी। अब पढ़ के चैप्टर तो कवर हो जाता है। अब जब चैप्टर में याद करने की बात आती है तो पता लगता है इस पूरे सफ़े में ऊपर एक पैरा काम का था और ये एक पैरा काम का था। तो 5 सफ़ों में आपको मिलता उतना कंटेंट है जितना एक सफ़े में आ सकता था। टीचर क्या करते हैं, एग्जाम्पल साइड पे करते हैं, कंटेंट को इकट्ठा करते हैं, उसको आसान लैंग्वेज में तोड़ लेते हैं, बुलेट्स बना देते हैं रट्टा लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर क्या होता है कि आपको आधे सफ़े पे उतना नज़र आता है जितना वहाँ 2.5 सफ़े पे था। तो मेरी किताब में भी ऐसे है कि मैंने आईकेप की किताब को पकड़ के उसको, उसकी लैंग्वेज को आसान किया, उसको बुलेट्स में डिवाइड किया है। कंप्लीटनेस वही है जो आईकेप की किताब में लिखा हुआ है, मेरी किताब में भी 100% वही लिखा हुआ है। वही तरतीब है, उसी तरह से कंटेंट है। चैप्टर 1 और 2 में थोड़ा सा मैंने वो किया है कि चैप्टर 1 में कुछ कंटेंट आईकेप ने चैप्टर 2 वाले डाले हुए, मैंने अपनी किताब में उसको चैप्टर 2 में डाला हुआ है। अदरवाइज जो आईकेप की किताब है वही मेरी किताब है। आप अगर आईकेप की किताब यूज़ करना चाहें तो वो यूज़ कर लें। हमारी किताब जो है वो आपको सॉफ्ट कॉपी में एक्सेस होती है, और हम उसका बड़ा जो है ना वो एक सस्ता सा वर्जन प्रिंट भी करवाते हैं। यानी हम थोड़े से हल्के कागज़ के ऊपर कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी सस्ती प्रिंटिंग हो ताकि स्टूडेंट्स को कम पैसों में किताब मिल जाए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप में से किसी को हो गया नहीं मैं तो ज़्यादा पैसे दे सकता हूँ या दे सकती हूँ और किताब अच्छी क्वालिटी की होती, तो सॉफ्ट कॉपी मौजूद है, आपने USB में डालना है, अपने इलाके के किसी फोटो कॉपियर के पास जाके कहना है कि USB से मुझे किताब प्रिंट कर दो। उसने बेहतरीन A4 पेज के ऊपर AA रिम के ऊपर खूबसूरत से सफ़े पे आपको अच्छी सी किताब बना देनी है। लेकिन अगर सस्ता वर्जन चाहिए तो वो सस्ता वर्जन यहाँ पे हम बुक शॉप पे अवेलेबल कर देते हैं, और वो मेरे ख्याल में अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता इस दफ़ा की क्या एस्टीमेट है, लेकिन शायद
500 रुपये में शायद किताब आ जाती है। किताब भी होती है, पास पेपर्स भी होते हैं, मार्किंग स्कीम, एग्जामिनर कमेंट, सब कुछ उसमें डाला हुआ होता है। तो है आईके वाली ही चीज़, बस थोड़ा सा कंटेंट इसमें शॉर्ट लैंग्वेज में होता है और इजी टू रिटेन होता है कि आपको पता होता है ये 2 सफ़ों को याद कर लूँगा तो पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। जी, कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल? ठीक है, तो बस जी मेरिट जिनका आता है उनमें और बाकियों में क्या फ़र्क है, और आप बिल्कुल इंतहाई रेलेवेंट जगह पे आपने सवाल पूछा है। पिछली 7 अटैम्प्ट्स में 3 दफ़ा मेरे स्टूडेंट का ही मेरिट आया, अल्लाह का शुक्र है। अब वो शायद मुझे तफाकन अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट मिल जाते हैं, शायद इस वजह से आ जाता होगा। तो खैर, पहली बात ये कि मेरिट की एलिजिबिलिटी क्या है। मेरिट की एलिजिबिलिटी ये है कि आपने उस अटैम्प्ट में जितने पेपर दिए हों वो सारे पास हों। आपने 2 पेपर दिए हैं, 1 दिया है या 3 दिया है या 4 दिए हैं, जितने भी हों, पहली शर्त कि जितने उस गो में दिए हैं वो सारे पास हों। दूसरी शर्त, जिस सब्जेक्ट में आप मेरिट लेना चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट की वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट हो। तो दिस कैन हैपन कि एक बच्चे का टेक्स्ट में रेफर है, अगली दफ़ा उसने टैक्स और सी लॉ ये 2 पेपर इकट्ठे दिए, टैक्स रिपीट पे दे रहा है, सी लॉ पहली दफ़ा दे रहा है। अगर ये दोनों इकट्ठे पास हो जाएं तो टैक्स में तो एलिजिबल नहीं हो सकता मेरिट के लिए, लेकिन सी लॉ में हो जाएगा। तो पहली शर्त, सारे पेपर उस अटैम्प्ट के पास हो। इवन 2 साल पहले मेरे एक स्टूडेंट ने फास्ट ट्रैक में सिर्फ बी लॉ दिया था, अकेला एक ही सब्जेक्ट दिया था और उसमें मेरिट आ गया क्योंकि उसने दिया ही एक था। तो ये शर्त नहीं है कि आपने कम से कम 3 देने हैं या इतने देने हैं, जितने पेपर दें 1 2 3 4 वो सारे पास हों, पहली शर्त। दूसरी, जिस सब्जेक्ट में मेरिट की ख्वाहिश है उस सब्जेक्ट की वो वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट, उसमें आप रिपीट ना कर रहे हो। ये हो सकता है कि पिछली बार आपने दाखिला भेजा था लेकिन आप आईकेप तक पहुंचे नहीं, तो वो अटैम्प्ट काउंट नहीं होगी, यानी कि वो ये काउंट होगा कि आपने पहली ही दफ़ा दी है। तीसरा, आपके कम से कम 70% से ऊपर मार्क्स हो। अगर ये सारी शर्तें पूरी होती हैं तो फिर आप उस लिस्ट में आ जाएंगे। उस लिस्ट में जो 4-5 बच्चे होंगे उनमें से जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे उसको मेरिट सर्टिफिकेट मिल जाएगा, पहली चीज़। नंबर 2, वो स्पेशल अलग से क्या करता है। मेरे जिस भी स्टूडेंट का जब भी मेरिट आता है मैं हमेशा उसको एक लंबी चौड़ी फ़ोन कॉल करके और उसको कहता हूँ कि कुछ चीज़ें बताओ, और अगर वो लाहौर या उसके आसपास का हो तो मैं उसको क्लास में बुला के बच्चों के सामने भी उसे कहता हूँ कि आप बताएं। उमेश का कराची से आया था मेरिट, तो उसके लिए आके चलना मुश्किल था, पर मुबीन का वो यहाँ क्या कहते हैं तोबा टेक्सिंग से था, तो उसको भी फिर मैंने वो किया था। तो सेशन के बीच में मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको एक किसी दिन इनवाइट करूं कि वो आके थोड़ा सा कुछ टिप्स वगैरह बताए। स्टूडेंट ज़्यादातर ये बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक काम किया था, इस सब्जेक्ट को इज्जत दी थी। प्रॉब्लम ये है कि सीलो को लोग प्रॉपर इज्जत नहीं दे रहे होते और बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम दे रहे होते हैं। फिर इसमें वो कहते हैं कि जी टेस्टिंग सबसे क्रूशल चीज़ थी। मतलब मैंने अभी पिछले इन तीनों बच्चों से जब भी पूछा तो ये सब ने मुझे कहा है कि सर टेस्ट हमने बहुत ज़्यादा दिए थे। टेस्ट देने से क्या होता है, आपको पता लग जाता है, आप एक अननोन सवाल देखते हैं और आप उसको अटैम्प्ट करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप किस हद तक कामयाब हैं और आपको कितनी चीज़ें समझ आ रही हैं। तो स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना, एक सब्जेक्ट को इज्जत देना, साथ साथ रिवाइज करना, लिखने वाला काम करना और उसका हर चैप्टर को सही से अपने आप को टेस्टिंग से गुजारना, इससे आप काफ़ी हद तक क्लियर हो जाते हैं। ज़्यादातर मेरिट वाले स्टूडेंट जो है ना, वो उनको मेरिट आने से पहले तक कंफर्म नहीं होता। उनको लगता है कि उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है लेकिन एक्सेप्शनल नहीं है। एक्सेप्शनल बंदों का मेरिट नॉर्मली नहीं आ रहा होता, अच्छी परफॉर्मेंस वालों का आ रहा होता है। क्योंकि एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस वाले लोग थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो ये लोग जो स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ रहे होते हैं ये अपनी तरफ से अपना बेस्ट अटैम्प्ट करते हैं। राइटिंग थोड़ी सी बाकियों से बेहतर होती है, प्रेजेंटेशन थोड़ी सी बेहतर होती है, तो वो ये सारे फैक्टर्स इकट्ठे हो जाएं तो फिर मेरिट की तरफ चीज़ चली जाती है। लेकिन दैट्स ऑल स्टार्ट विद पहले पढ़ाई, यानी अगर मैं स्टेप बाय स्टेप कहूँ तो 4-5 स्टेप हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए, फिर आपने उसको कहीं ना कहीं लिखा हुआ हो, फिर आप उसकी रिवीजन अच्छी करें, फिर आपने पास पेपर्स की प्रैक्टिस की हुई हो और आपने टेस्ट दिए हुए हो। ये 4-5 काम अगर आपने किए हुए हैं तो आप सिस्टमेटिकली उसके करीब हो जाते हैं। और मेरी अभी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि इस अटैम्प्ट में बहुत कम लोग सीलो में अपीयर हो रहे होंगे, तो अल्लाह करे कि सबसे आखिरी जो सबसे पहली अटैम्प्ट थी उसमें भी मेरिट आया था, तो किसी तरह से ये स्कीम की आखिरी अटैम्प्ट में भी मेरिट आ जाए तो बड़ा अच्छा सा लगे कि 8 में से जो है वो 4 अटैम्प्ट्स में अपने स्टूडेंट्स के मेरिट। जी, बस मैंने बताया ना कि किस्मत से मुझे अच्छे लाइक बच्चे मिल जाते हैं। वो कराची का भी हो सकता है, वो टोबा टेक्सिंग का भी हो सकता है, वो लाहौर का भी हो सकता है। जी, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन? सबसे अहम सवाल, सर छुट्टी कब होगी? ठीक।
ठीक है। तो कल हमें पता है कि कल हमारा रिड्यूस टाइम है, लेकिन उसका आने वाले टाइम से ताल्लुक़ नहीं है, जाने वाले टाइम से है। तो वो मैं 1:10 1:15 के दरमियान कहीं ना कहीं लेक्चर ख़त्म कराऊंगा। कल हम इसको थोड़ा सा बेस समझते हैं कि कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी ओवरऑल किस तरह से बनती है। नहीं कि अगर आपके जहन में पार्टनरशिप्स और बाकी कॉन्सेप्ट हैं तो कल हम पहले कंपनी को समझेंगे, और लेकिन कल भी जो हम पढ़ेंगे उसमें किताब से पढ़ने वाला ना होने के बराबर होगा। जब तक किताब अवेलेबल नहीं होती मैं आप लोगों के साथ हैंडआउट शेयर कर रहा हूँगा, और फिर उसके बाद आप लोग किताब भी ले सकेंगे। सॉफ्ट में हम जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप हमारे एक्टिव होंगे हम एज अर्ली एज पॉसिबल सॉफ्ट में अपडेट कर देंगे वहाँ। डन। इंशाल्लाह ताला मिल के पढ़ना शुरू करते हैं, और बस इरादा बनाना है कि सी लॉ को इज्जत दो। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह।